हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और इस यूनिट का जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंट एनालिसिस बेसिकली जो आपके बिजनेस को आसपास के जो आपका एनवायरमेंट है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। एनवायरमेंट इन एज इन नॉट द सेंस कि एटमॉस्फेयर कैसा है वहाँ का, एनवायरमेंट इन द सेंस कि आपको कंपनी के आसपास की जो चीज़ें हैं, कुछ हो सकती हैं आपकी कंपनी के अंदर चीज़ें जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करें, और हो सकता है कि कुछ सोशल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने एनवायरमेंटल एनालिसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज़ माइक्रो एनवायरनमेंट एंड अनदर इज़ मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? एक छोटा सा आपके पास में एक नीश एनवायरनमेंट, बेसिकली जो आपके हाथ में ज़्यादा कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट, और जो एक लार्ज प्रोस्पेक्ट पे आपको इम्पैक्ट करता है दैट इज़ मैक्रो एनवायरनमेंट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि माइक्रो एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट एज इन जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आप अपनी कंपनी में ईजिली कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे सप्लाईज का। लास्ट ईयर आपने ये चीज़ बहुत सुनी होगी कि मोबाइल फ़ोन्स महंगे हो गए थे, कारों की शॉर्टेज हो गई थी। तो ये शॉर्टेज का रीज़न क्या था? जो सप्लाई चेन जो डिसरप्ट हो गई तो उसका रीज़न क्या था? बिकॉज सेमीकंडक्टर्स की डिमांड बहुत कम हो गई, सेमीकंडक्टर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी, बट सप्लाई उतना मीट नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन। जैसे कि पहले अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो मार्केट लीडर था एक तरीके से चाइना और ताइवान में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स की चिप्स बनती हैं। बट अगर हम उसको आज के टाइम से कंपेयर करें, सिर्फ 2 साल में जो हम कंपैरिजन देखते हैं, ऑब्वियसली चाइना अभी भी लीडर है बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग में अभी ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में लीडर्स है, बट काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज दूसरी कंट्रीज़ में चला गया। जैसे कि हम इंडिया देखें, सिंगापुर देखें, ऐसे बहुत सारी सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सेमीकंडक्टर्स की चिप्स बनाना स्टार्ट करी हैं। तो उस टाइम पर जो कंपनीज थी एकदम से सेटबैक आ गया था, जहाँ पे क्योंकि कोविड का जो लॉकडाउन था वो चाइना में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था, उस वजह से सप्लाई चेन एकदम कट ऑफ हो गई थी। बट जो बाकी के कंपनीज थी और बाकी की जो कंट्रीज़ थी वहाँ पे लॉकडाउन हट चुका था। जैसे कि हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया में 2021 जून के बाद लॉकडाउन हटना स्टार्ट हो गया था और उसके बाद से लॉकडाउन नहीं लगा है, बट चाइना कंटिन्यूसली बार 2 या 3 फेजेस में लॉकडाउन में जा चुका है। तो उसकी वजह से इंडिया ने खुद के ऊपर एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी बनाई, बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया था। आज के अगर आप डेटास देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, एंड द मेजर कॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन इज वन इज लॉकडाउन एंड अनदर वन इज ऑब्वियसली रशिया एंड यूक्रेन वॉर। तो इनकी वजह से जो सप्लाई चेन में जो बहुत ज़्यादा डिसरप्शन क्रिएट हुआ है। जैसे कि हमने ऑयल प्राइजेस का भी देखा था कि जो ऑयल प्राइजेस अभी इंडिया में जो हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं हम जनरली, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली एट $92 पर बैरल, जो कि मार्च के टाइम पे जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था तब ये ऑलमोस्ट $140-150 पर बैरल चला गया था। तो इतना ज़्यादा जो क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ गए थे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड। अब इंडिया इसमें कुछ कर नहीं सकता था, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेजर्स लिए गए थे जिसके थ्रू कंज्यूमर को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस कट करे थे, किसी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी टैक्सेस कट करे थे, बट एज अ कंपनी आप उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लेकर आ सकते बिकॉज आपके पास में वो सामान ही रॉ मटेरियल ही महंगा आ रहा था, जो सप्लाई था वो ही महंगा हो गया था। नेक्स्ट इज कस्टमर्स। नेक्स्ट आपके जो कंपनी के कस्टमर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। जैसे कि हम अगर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड देखें तो कार बहुत ज़्यादा लोगों ने परचेज़ करना स्टार्ट करी थी इन 2021। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, लॉकडाउन के बाद जो सीज़न आया था फेस्टिव सीज़न, उस टाइम पे कार्स की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मेनली बिकॉज ऑफ द सेफ्टी पर्पस। अब कारों के लिए बनाने के लिए, क्योंकि आजकल जो हम गाड़ियाँ देखते हैं वो ज़्यादा मॉडर्न गाड़ियाँ आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स के चिप्स की ज़रूरत होती है। सेमीकंडक्टर्स की जब चिप की शॉर्टेज हो गई तो क्या कस्टमर्स ने सामान लेना बंद कर दिया? नहीं, कस्टमर्स ने तभी भी उतनी डिमांड रखी। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस था वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया था। डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी सेमीकंडक्टर्स की बिकॉज ऑफ द राइज इन टेक्नोलॉजिकल दैट इज़ ऑटोमोबाइल, बट सप्लाई अभी भी कम था सेमीकंडक्टर्स का। तो यहाँ पे कस्टमर्स को वो चीज़ ज़्यादा महंगी पड़ रही थी बिकॉज डिमांड ज़्यादा थी और उस चीज़ की सप्लाई कम हो गई थी। तो ये भी आपको कंज्यूमर एज अ कंपनी आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, बिकॉज अगर मारुति हो सकता है कि अगले 6 महीने में आपको गाड़ी ना दे पाए, तो शायद दूसरी जो कस्टमर है उसको नीड बहुत ज़्यादा हो और वो स्विच कर ले। हो सकता है वो हंडे की गाड़ी ले ले, हो सकता है वो किया ले ले, MG ले ले, टाटा ले ले, जो कि उसको 6 महीने से कम टाइम में गाड़ी अवेल करा सकता है। या हो
हो सकता है वो कोई दूसरे मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट इज़ लेबर्स। मान लीजिए आपकी जो कंपनी है उनके पास अब सेमीकंडक्टर्स भी आ गए, उनके पास अब पेट्रोलियम की भी प्रॉब्लम नहीं है कंट्री में, बिकॉज ऑफ अगर हम कंपेयर करें 140-150 पर बैरल से, वो 90 अप्रॉक्सीमेटली पिछले अगर हम 1-2 वीक देखें तो वो 90 के अप्रॉक्स ही चल रहा है। तो यारे सारे फैक्टर सही हो चुके हैं, बट अभी फैक्टर हो सकता है हाइपोथेटिकली अगर हम अज्यूम करें, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के, जैसे हम टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल ले लें, टाटा मोटर्स के जितने भी लेबर्स हैं, जितने भी वहाँ पर लोग काम करते हैं, वो लोग स्ट्राइक पर चले जाएँ। अब अगर वो लोग स्ट्राइक पे चले गए और एक महीने में जो नेक्स्ट आपका कमिंग मंथ था उसमें हो सकता है कि 30-40 हज़ार गाड़ियों की डिलीवरी अभी पेंडिंग हो, ऑलरेडी बुकड हो, बट अगर आपका लेबर फोर्स अगर स्ट्राइक पे चला गया है तो 1-2 वीक काम नहीं होगा। हो सकता है कि अगर लंबी स्ट्राइक पे चलेगा तो 1 महीना काम नहीं होगा। तो उस पूरे काम टाइम पीरियड में आपकी कंपनी को 30-40 हज़ार गाड़ियों का नुकसान होगा। तो आप इससे सोच सकते हैं कि वो 30-40 गाड़ियाँ डिले होंगी। उसके बाद ये चीज़ लॉन्ग रन में हो जाएगी, बिकॉज वो 30-40 हज़ार गाड़ियाँ जो हैं वो नेक्स्ट मंथ डिलीवर होंगी, फिर उसके बाद वाली नेक्स्ट मंथ में होंगी। तो इस तरीके से जो आपकी रोलिंग है वो कंटिन्यूसली शिफ्ट होती जाएगी। तो आपकी गाड़ियों की एक तरीके से डिमांड बढ़ रही थी, हो सकता है वो लेबर की वजह से कट ऑफ हो जाए, लोग इतना वेट ना करें और वो दूसरे मॉडल्स पे शिफ्ट होना स्टार्ट कर दें। लास्ट इज कॉम्पिटिटर्स। जैसे कि अभी हमने इतनी देर से मैं कंपेयर कर रहा हूँ मारुति को, टाटा मोटर्स को, तो यहाँ पे एक फैक्टर मैंने कंपेयर किया है, दैट इज़ डिलीवरी टाइम। कौन कितने जल्दी गाड़ी डिलीवर कर रहा है। जनरली दिस हैपन्स इन द फेस्टिव सीजन, जैसे कि अगर दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, तो लोग उस टाइम ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो कंपनीज़ को भी उस टाइम पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब फेस्टिव सीजन आने वाला है, सितंबर अक्टूबर स्टार्ट होगा, लोग उसके बाद गाड़ियाँ परचेज करना स्टार्ट करेंगे, तो वो लोग भी अपना स्टॉक मेंटेन करके रखें। हो सकता है कि कोई कॉम्पिटिटर इसमें बहुत ज़्यादा आगे निकल जाए, कोई कॉम्पिटिटर बहुत पीछे रह जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ द लेबर फैक्टर। क्योंकि हो सकता है एक पर्टिकुलर कंपनी, जैसे हमने टाटा मोटर्स का देखा, उनके लेबर स्ट्राइक पे चले गए तो टाटा मोटर्स की कम गाड़ियाँ बनेंगी और मारुति सुजुकी की हो सकता है ज़्यादा गाड़ियाँ बन जाए। और भी बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं जो कि कंपटीशन हो सकता है बहुत ज़्यादा प्राइस ड्रॉप कर दे। जैसे कि हमने अभी मोबाइल फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा देखा था, जो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन की सेल आई, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे जो कंपटीशन चल रहा था, उस कंपटीशन की वजह से कंज्यूमर्स को यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। बट जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, तो जैसे कि हम आईफोन का ही देखें, आईफोन में 20,000-25,000 तक के डिस्काउंट्स मिले, तो यहाँ पे उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो गए। ऑल्दो उनका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हुआ होगा बिकॉज उन्होंने यूनिट ज़्यादा सेल करें, बट अगर हम प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे पर यूनिट, तो वो ज़रूर ड्रॉप हुआ होगा हर एक कंपनी का। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द मैक्रो फैक्टर्स। मैक्रो फैक्टर्स आर द ब्रॉड लाइन फैक्टर्स जो कि आपकी कंपनी को इम्पैक्ट करेंगे और हो सकता है कि आप कंट्रोल ना कर पाओ। माइक्रो फैक्टर्स आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप सप्लाई कंट्रोल कर पाओगे, आप कस्टमर्स को कंट्रोल कर सकते हो, आप लेबर और कंपटीशन को भी एट अ सर्टेन लेवल आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, बट एट अ मैक्रो लेवल आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अगर हम रिसेंटली देखें तो जिस तरीके से इन्फ्लेशन राइज ले रहा है, पिछले अगर हम 6-8 महीने का डेटा उठाएंगे तो इंडिया में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं आया है, बट अगर हम वर्ल्ड इन्फ्लेशन देखें, जैसे कि अमेरिका का देखें तो वो लोग 40 ईयर्स हाई इन्फ्लेशन रेट पे चल रहे हैं। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ का देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी मोर लाइफ टाइम हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट चल रहे हैं और वो इन रेट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जब इस तरीके के एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्रिएट हो जाते हैं, ऑब्वियसली द फैक्टर्स जो इन्फ्लेशन राइज हुआ है उसके पीछे रीज़न है कोरोना, उसके पीछे रीज़न है लॉकडाउन, उसके पीछे रीज़न है रशिया और यूक्रेन का वॉर जो हो रहा है। तो इन सारे अनसर्टेनिटीज़ की वजह से जो इकोनॉमी को एक तरीके से सेटबैक लेना पड़ा है, जो जीडीपी फॉल हुई है कंट्रीज़ की, जो इन्फ्लेशन में राइज हुआ है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा तो लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है, जो डिस्पोजेबल इनकम है उनके पास, वो कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 साल पहले जो चीज़ मैं 100 रुपये की खरीद रहा था, अब बिकॉज ऑफ द 7% इन्फ्लेशन रेट वो अब चीज़ मेरे को 107 रुपये की मिलेगी, बट ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है मेरे पास जॉब ही ना हो, या फिर हो सकता है कि मेरी कंपनी ने मेरी सैलरी कट ऑफ कर दी हो, तो जो चीज़ मैं 1 साल बाद खरीदने वाला था वो हो सकता है कि मैं उसको और डिले कर दूँ, हो सकता है मैं उसको 1 साल बाद और खरीदूँ। नेक्स्ट इज सोशल एनवायरनमेंट एज इन, जैसे कि हम अभी मूवीज़ में देख सकते हैं जिस तरीके का बॉलीवुड अभी सिनेरियो चल रहा है, जो बॉयकॉट सीज़न चल रहा है, जो इंडिया में जो बॉलीवुड में जो मूवीज़ बन रही थी, वो बॉलीवुड मूवीज़ लॉकडाउन से पहले जो बन रही थी, शायद उनके उसमें और आज के कंटेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रोड्यूसर्स वही हैं, डायरेक्टर्स वही हैं, एक्टर्स वही हैं, बट क्योंकि उन्होंने सेंटिमेंटल लोगों को उस सेंटिमेंट को जाके इम्पैक्ट कर दिया है। जैसे कि हमने कुछ रिसेंट में मूवीज़ देखी हैं जिसमें हिंदुज़म को
बहुत ज़्यादा बुरा दिखाया है या गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, तो इस वजह से लोग उन मूवीज़ को बॉयकॉट कर रहे हैं। सो जब आप कोई भी चीज़ सोशली आप अवेल करा रहे हो तो आपको ध्यान में रखना होगा सोशल एनवायरनमेंट को कि लोग किस तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। जैसे कि अभी बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, एंड दैट इज़ बिकॉज दे वर नॉट वेरी मच अटेंटिव टुवर्ड्स people of the country. नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जब पॉलिटिकल एजेंडाज़ को लेके, जैसे कि हम मान सकते हैं कि बजट सेशन ले लेते हैं, जैसे अगर हम लोकसभा के सेशंस देखें तो साल में 3 बार सेशंस होंगे उनके, बट कौन से सेशन के टाइम पे आपको किस तरीके की डिमांड पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि मेरी कंपनी, जैसे मान लीजिए मैं 5G लेकर आ रहा हूँ, अब मैं 5G लॉन्च करने वाला था और उसी टाइम पे गवर्नमेंट ने एक नया लॉ ले आए जहाँ पे मैं जो भी नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा हूँ उसके ऊपर मेरे को उनको 30-40% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मेरे जो 5G टेक्नोलॉजी मैंने जब राइट नाउ मैं लेकर आया हूँ उसी के ऊपर मेरे को उनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। सो वाइल लॉन्चिंग एनी न्यू टेक्नोलॉजी, वाइल लॉन्चिंग एनी न्यू प्रोडक्ट और न्यू सर्विसेज, आई हैव टू अबाइड बाय द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। मेरे को देखना रहेगा कि मेरी मेरी कंट्री में किस तरीके के पॉलिटिकल सिनेरियोस चल रहे हैं। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पार्टी हो, पर्टिकुलर गवर्नमेंट हो जो कि बिज़नेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बिज़नेस को, साथ ही साथ जो LPG हमारा जैसे 1992 में LPG आया था तो उसके बाद कांग्रेस ने काफ़ी सपोर्ट किया था उसको। उसके बाद फिर जब BJP की पार्टी है तो उन्होंने भी इस चीज़ को आगे और ज़्यादा प्रमोट किया। जो प्राइवेटाइजेशन है, जैसे कि हम रिसेंट टाइम्स में बहुत सुन रहे हैं कि LIC का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि प्राइवेटाइज हो रहे हैं। तो इससे कस्टमर्स को क्या इम्पैक्ट हो सकता है और उन कंपनीज़ को क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कि LIC है तो क्या LIC के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, क्या जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ बढ़ेगी या फिर कम होगी, या फिर जो उनके कस्टमर्स हैं LIC के जो प्रीमियम होल्डर्स हैं क्या उनको कोई फ़र्क पड़ेगा। इससे हो सकता है कि बहुत ही पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो बट नेगेटिवली भी इम्पैक्ट हो सकता है। सो वी हैव टू सी बोथ द सिनेरियोज। और ये आप सिनेरियो कैसे देख सकते हो, जब आपको अपनी कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पता होगा। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। अगेन जैसे मैं अभी 5G की बात कर रहा था, तो अभी अगर हम रिसेंट में अगर कोई भी मोबाइल कंपनीज देखेंगे तो मोबाइल कंपनी अब कोई भी 3G फ़ोन ऑब्वियसली वो बनाना स्टार्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट जो उनके फ़ोन्स होंगे शायद वो उनको डिसकंटिन्यू कर दे या फिर उनका प्रोडक्शन बहुत कम कर दे, बिकॉज अब लोग शिफ्ट हो जाएंगे 5G के ऊपर। और ऑल्दो अभी भी ऐसा टाइम था जब हमारे घर में जो हमारे बड़े थे, हो सकता है वो 2G फ़ोन 3G फ़ोन यूज़ कर रहे हो, बट धीरे धीरे वो भी शिफ्ट हो रहे थे टुवर्ड्स 4G। बट जैसे अब 5G आ चुका है तो लोग हमारा, अगर मेनली हम यूथ की बात करें तो यूथ सबसे पहले शिफ्ट होगा 5G के लिए तरफ, और उसके बाद जो हमारे एल्डरली हैं हो सकता है वो भी उनके फीचर्स को देखते हुए 5G की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो जो कंपनीज़ हैं वो धीरे धीरे अपना जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनको डिसकंटिन्यू करते जाएंगे। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल फैक्टर्स। जैसे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो कि अभी रिसेंट में हम रशिया यूक्रेन वॉर देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। जो हमने चाइना में लॉकडाउन्स देखे उन्होंने सप्लाई चेन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब आप रशिया यूक्रेन के वॉर को इंडिया कंट्रोल नहीं कर सकता है, दिस इज़ आउट ऑफ द बाउंड्रीज। बट हो सकता है कि किसी कंट्री को इससे फ़ायदा हो, किसी कंट्री को नुकसान हो। जैसे कि हम अगर हम एग्जाम्पल देखें इंडिया का और जर्मनी का, तो जर्मनी का जो गैस पाइपलाइन है उनकी, वो बेसिकली गैस का जो उनका रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस दैट हैज़ बीन पुट ऑन रशिया। बट रशिया, क्योंकि रशिया का जो ऑयल है वो सप्लाई नहीं कर पा रहा उन्हें, तो अब रशिया इंडिया को क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। जो ओपेक कंट्रीज जो प्राइस पे दे रहे हैं उससे भी हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है जब हम रशिया से ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ओपेक कंट्रीज़ का प्राइसेस चल रहे हैं $92 पर बैरल, तो रशिया जो हमें सप्लाई कर रहा होगा, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, बट वो इससे कम ही होगा, हो सकता है $80-85 पर बैरल हो। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द लीगल फैक्टर्स। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में, तब उसमें मैंने बहुत सारे लॉ समझाए थे कि आपको कौन से, जब आप किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की जब आप मार्केटिंग कर रहे हो तो एट द टाइम ऑफ मार्केटिंग यू हैव टू अबाइड बाय द सर्टेन लॉज दैट आर इम्प्लीमेंटेड बाय द कंट्री। जैसे कि हम सरोगेट एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा देखते हैं। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, जहाँ पे जैसे हम जुबां केसरिया बहुत टाइम से एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे मोस्टली जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो टोबैको कंजम्पशन की तरफ बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं, बट वो पूरे एडवर्टीजमेंट में कहीं पर भी टोबैको वर्ड यूज़ नहीं करते और ना ही वो ऐसा शो करते हैं कि वो टोबैको को सेल कर रहे हैं, बट दे आर शोइंग द प्रोडक्ट दैट इज़ रिलेटेड टू द टोबैको प्रोडक्ट। जो वहाँ पे वो माउथ वॉश या स्वीटनर का ऐड करते हैं, वैसे ही वो एक सिमिलर प्रोडक्ट सेल भी करते हैं। तो दिस इज़ लीगल बट दिस इज़ नॉट एथिकल।
बिकॉज आप शो कुछ और कर रहे हो बट आप प्रमोट कुछ और कर रहे हो। सो एज अ कंपनी आपको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, जो माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर है, माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू इंक्रीज़ हो, ताकि आपकी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो। आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ put your doubts in the comment below. Thank you for watching the video.